Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to SSCD Degree College. Chapter number 11, lecture number 4 start करते हैं. स्टूडेंट पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं. इसके अलावा आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके देखे कि इंडस्ट्रीज में और क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए. फर्टिलाइजर्स था और ग्लास इंडस्ट्री आपने पढ़ी. ये सारी बातें आपने पिछले लेक्चर्स में 1.3 में पढ़ी थी. अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास डिटर्जेंट्स और फाइबर से रिलेट करेगा. दो टॉपिक्स आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे, डिटर्जेंट एंड फाइबर्स के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. व्हाट आर द डिटर्जेंट्स. सबसे पहले तो डिटर्जेंट को देख लेते हैं कि जिस तरह से आपके कपड़े वगैरह धुलते हैं जिन चीज़ों से, वो आपके पास डिटर्जेंट्स होते हैं. सर्फ वगैरह ये डिटर्जेंट्स में आते हैं. सोप में और सर्फ में बहुत फ़र्क होता है. सोप आपके पास एक डिफरेंट चीज़ है और डिटर्जेंट आपके पास डिफरेंट चीज़ है. तो पहले देख लेते हैं कि सर्फ क्या है. द सोपलेस क्लींजिंग एजेंट. सोपलेस का मतलब ऐसा जिसमें सोप शामिल नहीं होता. सोप का जो कंपोनेंट है, जो सोप के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपके पास इसके अंदर यूज़ नहीं हो रही होती. वो फैटी एसिड्स इनमें यूज़ नहीं हो रहे होते जो आपके पास सोप बनाने में काम आते हैं. तो इसीलिए इनका नाम भी क्या रखा है, सोपलेस क्लींजिंग एजेंट्स. ऐसे एजेंट जिनमें सोप नहीं बनता, साबुन की झाग नहीं बनती. साबुन की झाग ठीक है, सर्फ की झाग अलग है और इतनी ज़्यादा झाग नहीं बनती जितनी आपके पास सोप में बन रही होती है. विच कैन बी यूज इन हार्ड वाटर टू रिमूव डर्ट. और ये कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं, हार्ड वाटर में भी. जैसे हार्ड वाटर का मतलब क्या है, हार्ड वाटर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हैवी वाटर या हार्ड वाटर. बच्चों इस हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम के आयंस मौजूद होते हैं, मैग्नीशियम के आयंस मौजूद होते हैं, जो क्या काम कर रहे होते हैं. जो आपने कभी देखा होगा कि जो खारा पानी आपके पास होता है, उस खारे पानी में आपके पास साबुन की झाग नहीं बन पाती. तो साबुन की झाग जब उसमें नहीं बनती, लेकिन किसी और चीज़ में, सर्फ में आपके पास वो झाग बन रही होती है, क्योंकि सर्फ के अंदर क्या मौजूद है कि वो रिएक्ट कर रहा होता है, उसके रिएजेंट्स रिएक्ट कर रहे होते हैं किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ भी इजीली रिएक्ट कर सकते हैं. तो सोप के अंदर हार्ड वाटर में या खारे पानी में झाग नहीं बनती, लेकिन सर्फ में बन जाती है. टू रिमूव द डर्ट, ताकि क्या रिमूव की जा सके, डर्ट या फिर ग्रीस वगैरह को रिमूव किया जा सकते, कोई भी ऑयल पार्टिकल. तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, डिटर्जेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो बेसिक एग्जांपल जो डेफिनेशन है आपके पास वो ये हो गई कि ये आपके पास जो है वो ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे क्लींजिंग एजेंट्स हैं जिनमें झाग इतना नहीं बनता, ज़्यादा झाग नहीं बनेगा. ठीक है, जैसे साबुन में बनता है इतना झाग नहीं बनेगा, और उसमें ऐसा कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं है जो सोप में होना चाहिए. ठीक है. सेकंड बात यह है कि ये हार्ड वाटर में भी यूज़ किया जा सकता है. हार्ड वाटर क्या था, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मौजूद होते हैं और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, हार्ड वाटर. अब ये कुछ सर्फ के नाम है, एरियल वगैरह, ये बोनस वगैरह नॉर्मली सर्फ यूज होते हैं. उसके बाद इनके जो सर्फ के अंदर आपके पास जो पार्ट है, जो डिटर्जेंट्स है, उनमें आपके पास दो हिस्सों से मिलकर बनता है. एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट. अच्छा, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है हाइड्रो से फोबिया. जैसे हम फोबिक की बात करेंगे तो हाइड्रो से फोबिया का मतलब है पानी से उसको एलर्जी होती है. ठीक है, पानी, ऐसा पार्ट जो पानी से दूर भागता हो उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं. और ऐसा पानी जिसको मतलब ऐसा पार्ट, सॉरी, डिटर्जेंट का ऐसा पार्ट जिसे वाटर से जो है वो लविंग है, वाटर से लविंग है या वाटर के साथ वो रहना चाहता है, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं. ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो जाएगा कि वो वाटर से दूर भागने वाला पार्ट होगा, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होगा कि वाटर से क्लोज आना शुरू करेगा. अच्छा जी, अब देख लेते हैं दो पार्ट्स इस तरह से. ये आपके पास डिटर्जेंट की पूरी एक लॉन्ग चेन है. ये आपके पास स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप है. अल्काइल ग्रुप आपको पता है, यहाँ CH3 है और यहाँ पर किसी कोई और ग्रुप ज्वाइन हो जाता है तो आपके पास वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है, एक हाइड्रोजन उसमें से कम हो जाता है. अब ये पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है या हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, जो कि किसके अंदर हाइड्रोफोबिक है, यानी हाइड्रो पानी से दूर भागने वाला. तो डेफिनेटली किस में सॉल्युबल होना चाहिए, वो ऑयल में और ग्रीस में सॉल्युबल होना चाहिए. जब वो पानी से दूर है तो किसके अंदर सॉल्युबल होगा, किसके साथ जुड़ के रहेगा, वो ऑयल और ग्रीस के साथ जुड़कर रहना चाहेगा. फिर ये जो सेकेंड पार्ट है वो ये वाला है, मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आयनाइजेबल ग्रुप जिस पे लिखा हुआ है, ये पार्ट जो है आपके पास क्या है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन है. हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग है, क्योंकि वाटर लविंग में आपके पास वाटर भी आयंस में कन्वर्ट हो सकता है और ये भी आपके पास क्या हो रहे हैं, आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है. तो जब भी इनके पास आयंस मौजूद होते हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे. लेकिन आपको इस चेन में कहीं पर भी कोई आयन नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसी चेन जिसपे कोई आयंस नहीं होते तो वो पानी में सॉल्युबल हो ही नहीं सकती.
तो इसीलिए ये किस में सॉल्युबल होती है, ये ऑयल और ग्रीस में सॉल्युबल होती है, और ये किस में है, पानी में। ये पार्ट जो है वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो दो पार्ट्स हो गए, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब देख लेते हैं इस डायग्राम में थोड़ा सा क्या कहा गया है कि डिटर्जेंट किस तरह से किसी भी डर्ट या किसी भी ऑयल को रिमूव करता है। तो यहाँ पर एक ऑयल का पार्टिकल मौजूद है, ये पूरा आपके पास जो येलो कलर का पोर्शन नजर आ रहा है ये पूरा ऑयल है। और ऑयल पे कौन सा पोर्शन आके चिपकेगा, जो हाइड्रोफोबिक नेचर होगा, जो पानी से दूर भाग रहा होगा ना, वो वाला पोर्शन किसके साथ जाके चिपक जाएगा, ऑयल के साथ जाके चिपक जाएगा। जैसे मैं बताती हूँ यहाँ पर आपको, ये देखें, ये आपके पास एक ऑयल का पार्टिकल है। अब आपको पता है हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हेटिंग। यहाँ क्या मौजूद है, सारा ये पानी मौजूद है, ये लिखा हुआ कि वाटर मौजूद है। तो वाटर लविंग वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली, जिसपे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आइंस मौजूद हैं। तो ये वाटर लविंग है, इसलिए किस तरफ जाके सॉल्युबल होना शुरू होगी, वाटर की साइड पे मौजूद होगी। और जो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन थी अल्काइल की, ये वाली, ये लॉन्गेस्ट अल्काइल चेन है, ये किसके साथ सॉल्युबल होती है, ये ग्रीस के साथ सॉल्युबल होती है, ये ऑयल के साथ सॉल्युबल होती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इस साइड पे आ जाएगी। फिर जब ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जैसे ऑयल के साथ हाइड्रोफोबिक पार्ट आके जुड़ना शुरू होगा, अल्काइल चेन जुड़ेगी, जैसे ही आप जुड़ेगी आप उसको पानी से रिमूव करेंगे और तो क्या होगा, वो ग्रीस या वो ऑयल को अपने साथ लेके निकल जाएगी। ठीक है, आगे और बताती हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखें, हाँ जी, तो यहां से स्टार्ट करती हूँ मैं दोबारा से कि ये आपके पास क्या मौजूद है, ऑयल मौजूद है, ये आपके पास अल्काइल चेन है। ऑयल के साथ कौन सी चीज जुड़ेगी, ऑयल के साथ आपके पास कोई भी हाइड्रोफोबिक पार्ट जुड़ेगा। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होगा कि वो वाटर हेटिंग पार्ट है। ठीक है, अब जैसे ही उसके साथ हाइड्रोफोबिक पार्ट जुड़ता है, आप क्या करते हैं, सर बल्कि जर्नल एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कपड़ा है, उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है। अब मैंने उस कपड़े को डिटर्जेंट में डाला, ऑयल के पोर्शन पे जहां ऑयल लगा हुआ होगा वहां पर आकर कौन सा पार्ट जुड़ेगा, अल्काइल चेन वाला पार्ट जुड़ेगा, क्योंकि वो कौन सा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो पानी से नहीं जुड़ेगा, वो ऑयल से जाके जुड़ेगा, और सॉल्युबल भी किस में होगा, ऑयल में होगा। फिर जैसे ही आप क्या करेंगे, उसको सर्फ से निकालेंगे, उस चीज को, उस कपड़े को सर्फ से निकाल कर या डिटर्जेंट से निकालेंगे, और देन आप उसको वॉश करेंगे, तो पानी क्या करेगा, इस पार्ट से पकड़ेगा पानी, ये जो ब्लू पार्ट है यहां से पानी पकड़ेगा और पूरे ऑयल पार्टिकल के साथ उसको लेके अलग हो जाएगा। तो ये बात थी इसमें कि किस तरह से हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट जुड़ते हैं। क्लीनिंग एक्शंस क्या होते हैं, द हाइड्रोफोबिक पार्ट, अब जो बात मैंने वहां बताई है मैं यहाँ दोबारा इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। The hydrophobic part of detergents readily dissolve in grease। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, अभी आपने देखा था वो लॉन्गेस्ट चेन जो थी अल्काइल की, वो किसमें सॉल्युबल थी या किसमें डिसॉल्व होती थी, ग्रीस या ऑयल के ड्रॉपलेट्स में ऑफ क्लोथ, कपड़े पे जो भी ऑयल ड्रॉपलेट है। बोथ बीइंग नॉन पोलर, दोनों जो है वो नॉन पोलर है, क्योंकि नॉन पोलर का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस अपेयर नहीं हुए, कोई भी पोल नहीं बना हुआ। एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द डिटर्जेंट डिसॉल्व्स इन वाटर, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा डिटर्जेंट का, वो किसमें डिसॉल्व हो रहा होगा, पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा होगा। और दोनों क्या है, पोलर है, दोनों के ऊपर क्या बने हुए हैं, चार्जेस बने हुए। सो दैट स्लाइड एगिटेशन रिमूव्स द ग्रीस। तो ये जो स्लाइड सी, जो एगिटेशन, जो चीज चेंज हो रही होती है स्लाइड सी, कि एक के ऊपर चार्जेस है दूसरे पे नहीं है, तो वो जो चीज सिमिलर, जिस चीज में एब्जॉर्ब होगी, जिस चीज में डिसॉल्व होगी, वो उसको उसके साथ निकाल के ले जाएगी। अब जैसे ही आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो पॉजिटिव पोलर पार्ट जो है वो क्या करेगा, ग्रीस के साथ जाके ऑयल के साथ अलग हो जाएगा, एंड इट कैरीड अवे विद द वाटर अलॉन्ग विद द डर्ट। तो फिर वो क्या करेगा, ग्रीस, ऑयल वगैरह जो भी है, डर्ट भी है, उसको भी लेकर वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा। कुछ इस तरह देखें, ये आपके पास डर्ट है और ये फैब्रिक है। अब डर्ट लगी हुई है आपके पास, डर्ट जो है, जितनी भी डर्ट या ग्रीस वगैरह कोई भी चीज है, वो किस में सॉल्युबल होगी, वो आपके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट में होगी, यानी कि लॉन्गेस्ट जो अल्काइल चेन है, रेड कलर की चेन जो होगी। अच्छा, ये लंबी वाली चेन जो है आपके पास क्या मौजूद है, ये आपके पास है हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, ये जिसपे डिसॉल्व होता है उसी जगह जाके चिपक जाएगा। तो ये ग्रीस या डर्ट के साथ जाके ये वाला पार्ट चिपक जाएगा, और जब आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये उसको, डर्ट को लेकर निकल जाएगा साथ। ये देखें इस तरह, ठीक है। तो जब ये इस तरह से अलग हो जाएगा तो आपका कपड़ा भी साफ हो जाएगा और आपके क्लीनिंग एक्शन भी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी वही बात है कि क्लीनिंग एक्शन डिटर्जेंट का, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल डिसोसिएट टू फॉर्म द सोडियम आयन और पोटेशियम आयन एंड डिटर्जेंट आयन। अब आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और जो सर्कल्स हैं वो किसके हैं, वो आपके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और जो आपके पास ये चेन नजर आ रही है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन है। अब ग्रीस के ऊपर कौन सा रीजन जाके चिपकता है, हाइड्रोफोबिक रीजन चिपकता है, और जैसे ही आप पानी डालते हो
तो ये क्या होता है, उस डर्ट को लेकर, उस पार्टिकल को लेकर पानी के साथ रिमूव हो जाता है। तो आपकी जो सरफेस है, जस्ट लाइक देखो इस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, जो ग्रीस लगी हुई थी अब वो हट चुकी है और आपका जो कपड़ा है वो साफ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं डिटर्जेंट्स के। स्कम, सोप स्कम, आपको पता है जहां पर भी सोप वाला एरिया होता है वहां पर जो है झाग अजीब सी चिपकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका जो जंग लगना हो जाता है और आपके जो जैसे टैप वगैरह है वो खराब हो जाते हैं सोप की वजह से। बट आपके पास ये जो है इनमें सर्फ में ऐसा कुछ नहीं होता, सर्फ आप फौरन इजीली वॉश हो जाता है और स्कम नहीं बनने देता। इको फ्रेंडली होते हैं सोप, आपके पास पता है कि किस तरह से सोप जो होंगे वो इको फ्रेंडली होंगे, लेकिन सर्फ जो है वो आपके पास इको फ्रेंडली नहीं होता। सर्फ अगर आपकी बॉडी से लग जाए, ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये इको फ्रेंडली नहीं होता, ये लोगों के साथ जो है वो अच्छी फ्रेंड में नहीं रहता। जबकि सोप आप हाथ धोने के लिए यूज कर सकते हो, फेस वॉश करने के लिए भी यूज कर सकते हो, वो आपकी स्किन को इतना डैमेज नहीं करता जितना सर्फ आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो ये इको फ्रेंडली नहीं होते और सोप इको फ्रेंडली होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रायन या सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ऐसे फाइबर्स जो ह्यूमन खुद बनाए। द मैन मेड पॉलीमर्स विच कंसिस्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसे मैन मेड पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लास्टिक्स आप लोगों ने पढ़ी थी, वो भी किससे मिलकर बनती हैं, पॉलीमर्स से मिलकर बन रही होती हैं। छोटे छोटे से मोनोमर्स मिलते हैं और पॉलीमर्स बना लेते हैं। तो द मैन मेड, जो इंसान पॉलीमर्स बनाते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म बाय लिंकिंग टुगेदर मैनी स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। और ये पॉलीमर किसकी मदद से बनते होंगे, ये स्मॉल यूनिट्स की मदद से बनते होंगे जो कि मोनोमर्स हैं, इन्हें कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक का मतलब ही यही है बेटा कि आप क्या कर रहे हो, इसको इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हो, इसे जो है वो नेचुरली हासिल ना किया जाए। सिंथेटिक का मतलब ये होता है कि बनाया जाए लैब के अंदर। तो ये ऐसे फाइबर्स होते हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहाँ बनाई जाती हैं, लैब के अंदर बनाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स रखा गया है। और ये कुछ इस तरह से होते हैं और रायन भी इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये जो डायग्राम बनी है ये सिंथेटिक फाइबर की एग्जाम्पल है और हर किस्म का अलग अलग कलर का धागा तैयार किया जा सकता है इससे। तो रायन जो है आपके पास क्या है, डिस्कवर्ड किया गया है, एक फ्रेंच केमिस्ट ने डिस्कवर किया है, चार्डोनेट के नाम से है, 1884 में इन बंदे ने डिस्कवर किया था। अब रायन की एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशन ये है कि द सिंथेटिक फाइबर, ऐसा सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक यानी लैब में बनाया जाने वाला फाइबर, विच इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सेलुलोज आर नोन एज द रायन। अब सेलुलोज क्या है भाई, सेलुलोज आपके पास प्लांट की जो मौजूद है, प्लांट के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर मौजूद है, उसकी लेयर में मौजूद है, इसके पत्तों में सेलुलोज मौजूद है। ये आपके पास क्या करता है, ये आपके पास उनमें से ये जो फाइबर बनाया जाता है ये प्लांट के अंदर से लिया जाता है या किसी भी कीड़े की मदद से, कि कीड़ा जो है वो ये बना रहा होता है, ठीक है। तो सेलुलोज से बनाया जा सकता है। अब वो सेलुलोज की सोर्स कोई भी हो सकती है, वो सेलुलोज कहीं से भी आ सकता है, वो प्लांट्स में से आए, वो एनिमल में से आए, बस सेलुलोज चाहिए उसे। कहाँ से, एग्जाम्पल ऑफ द रायन्स आर सेलुलोज एसीटेट। ये आपके पास रायन किस किस से मिलकर बन सकता है, सेलुलोज एसीटेट अगर मिल जाए तो उससे रायन का कपड़ा बन सकता है, नाइट्रो सेलुलोज मिल जाए तब भी रायन का कपड़ा बन सकता है, क्यूपरस सिल्क मिल जाए तब भी रायन का कपड़ा बन सकता है, और विस्कॉस रायन मिल जाए तब भी आपके पास क्या है, ये रायन का कपड़ा आराम से बन सकता है। अब आप लोगों ने बचपन में एक बात सुनी होगी कि रेशम का कीड़ा क्या होता है कि ये इस तरह से जाल बुनना शुरू कर देता है। ये कीड़ा है और ये इसने जाल बुनना शुरू किया, तो ये जाल जो बुन रहा है ये भी सेलुलोज ही है और इसी सेलुलोज की मदद से क्या होता है, रायन का कपड़ा बन सकता है आराम से। इस तरह से यहाँ से मिल जाता है, ये जो पूरा एरिया है ये आपको यहाँ से इस इंसेक्ट को अलग किया जाता है और फिर जो है ये पूरा सेलुलोज लेके इससे कपड़ा बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब विस्कस रायन क्या है, विस्कस रायन इज अ टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क। ये नेचुरल सिल्क नहीं है, ये कुदरती हासिल नहीं होती है सिल्क, ये आपके पास आर्टिफिशियली बनाया जाता है, विच इज़ चीपर देन सेलुलोज, और सेलुलोज से ये थोड़ा सा सस्ता होता है। सेलुलोज एसिटेट सिल्क और नाइट्रो सेलुलोज सिल्क, इन सिल्क के मुकाबले ये वाला जो विस्कस रायन वाली सिल्क है ये थोड़ी सी चीप होती है और ये लैब में तैयार की जाती है। अगर आपको ओरिजिनली मिलती तो ये एक्सपेंसिव होती, या मतलब जो है किसी ऐसे एनिमल वगैरह से निकाली जाती तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती, लेकिन ये लैब में तैयार की जाती है तो इसके लिए कम जो है वो खर्चा भी कम है, एक्सपेंस भी कम आ रहा है, तो क्या होता है ये थोड़ी सी चीपर होती है। विस्कस रायन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सेलुलोज, ये आपके पास किससे बनती है, सेलुलोज से ही बनती है, विच इज डाइजेस्टेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। जब सेलुलोज को क्या किया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया जाए या डाल दिया जाए, तो व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड इज पास थ्रू द सोल्यूशन, पहले क्या किया जाए, सेलुलोज को लिया जाए
और उसको किस में डाइजेस्ट करा दिया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में NaOH में। फिर व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड इज पास्ड, अब कार्बन डाइसल्फाइड को पास किया जाए उसी सोल्यूशन के अंदर से, अ मिक्सचर ऑफ द सोडियम सेलुलोज जेंथेट इज फॉर्म्ड। तो अब जो चीज बनती है वो होता है सोडियम सेलुलोज जेंथेट बन जाता है। 3 चीजें डालते हैं, क्या क्या, आपके पास सेलुलोज होगा, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होगा और कार्बन डाइसल्फाइड होगी। ये 3 चीजें डालेंगे, इनका मिक्सचर बनेगा, थोड़ी देर के बाद क्या चीज बन जाएगी, सोडियम सेलुलोज जेंथेट बन जाएगा, विच इज सॉल्युबल इन NaOH एंड इज नोन एज द विस्कस रायन। और अब जो है वो NaOH के अंदर सॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा और उसको क्या कह देंगे, विस्कस रायन कह देंगे, क्योंकि ये लैब में तैयार किया जा रहा है इसीलिए चीपर भी है। तो लैब में तैयार करने का इसका तरीका भी बता दिया कि क्या क्या चीजें ली हैं। तो सेलुलोज ये हो गया आपके पास ROH, दिस इज सेलुलोज। तो R की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी चेन बना सकते हैं, किसी भी किस्म की बड़ी चेन ले लें। CH2 सोडियम डाइसल्फाइड और NaOH, तो आपके पास क्या बन गया, विस्कस रायन बन गया। ये विस्कस रायन का स्ट्रक्चर है। सल्फर है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन ORSNA, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा, वाटर के साथ आपके पास रिलीज हो जाएगा। तो विस्कस रायन का स्ट्रक्चर समझ आ गया। द विस्कस solution, that is viscous rayon, is forced through a सुप्रिनेटन H2SO4 बाथ वेयर सेलुलोज इज प्रिसिपिटेटेड एज द फाइन थ्रेड्स। तो अब वहां पर क्या होता है कि जब इस विस्कस रायन के सोल्यूशन को क्या किया जाता है, H2SO4 के बाथ में से पास किया जाता है, एक गुजार दिया जाता है H2SO4 में से, तो उसके अंदर जितने भी आपके पास क्या मौजूद होते हैं, पानी के जर्रात मौजूद होते हैं, तो वो H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हो रहा होता है। तो वहां से वो वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स को निकाल लेता है और सिर्फ फाइन पतले पतले धागे रह जाते हैं। किसके धागे रह जाते हैं, सेलुलोज के धागे रह जाते हैं, जिससे आपको क्या मिल जाता है, विस्कस रायन इजीली मिल जाता है। ठीक है, सोल्यूशन में से विस्कस सोल्यूशन बनता है, फिर H2SO4 से गुजारा जाता है, तो विस्कस सोल्यूशन के अंदर जो भी पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, H2SO4 को। फिर पीछे क्या रह जाता है, सेलुलोज के धागे रह जाते हैं और वो उन धागों से मिलकर एक कपड़ा बना लिया जाता है। उसके बाद आता है नायलॉन 66। नायलॉन आपने नाम सुना होगा, एक और कपड़े का नाम है नायलॉन। अब ये है क्या, नायलॉन 66 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ये आपके पास एक ऐसा पॉलीमर है जो कंडेंसेशन के नतीजे में बनता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आप लोगों ने पढ़ी है कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, किन दो की कंडेंसेशन से बनता होता है ये, एक तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, या फिर इसका एक और नाम दिया हुआ है 1,6 डाइअमीनोहेक्सेन। ये दो एक ही चीज के नाम है। ठीक है, और रिएक्शन किन दो के दरमियान हो रहा है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन के दरमियान। एडिपिक एसिड का एक और नाम दिया हुआ इन्होंने, हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो दोनों कंपाउंड्स के अलग अलग दो नाम दिए हुए, कंफ्यूज मत होना, लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है वो किन दो के दरमियान होता होगा, वो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन के दरमियान और एडिपिक एसिड के दरमियान हो रहा होता है, और दोनों के अलग अलग एक और नाम दिए हैं। तो और का मकसद भी समझे और एंड का मकसद समझे। बोथ मोनोमर्स आर ज्वाइन टुगेदर। अब ये दोनों जो मोनोमर्स हैं कौन कौन से, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड, इन दोनों के मोनोमर्स को ज्वाइन किया जाता है और इनकी लिंकेज कहलाती है अमाइड लिंकेज टू फॉर्म द पॉलीमर। नायलॉन 66 का पॉलीमर बनता है विद द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। कंडेंसेशन है तो डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब इस डायग्राम को देखें, ये आपके पास मौजूद है एडिपिक एसिड या फिर हेक्सेन डाइओइक एसिड, दोनों का एक ही नाम, दोनों अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं हो, एक IUPAC नेम है, एक कॉमन नेम है। तो ये आपके पास एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इन्होंने क्या लिया, एडिपिक एसिड के साथ हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, ये हो गया हेक्सामिथाइलिन, और डाइअमाइन यानी एक अमाइन इधर है एक अमाइन इधर है। ठीक, तो ये आपके पास हेक्सेन डाइओइक एसिड के 4 कार्बन ये हो गए, 5 और 6 हेक्सेन डाइओइक का मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स मौजूद हैं, तो ये इसका नाम हो जाता है। अब क्या होगा आपके पास, यहां पर जो H है, ये वाला H और ये वाला OH मिलकर वाटर बना लेते हैं, वाटर निकल जाता है। अब लिंकेज देखो, कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल है और लिंकेज किसके दरमियान बनी है, NH के दरमियान। तो ये वाली लिंकेज कहलाती है अमाइड लिंकेज, के कार्बोनाइल और NH की जब लिंकेज हो जाती है बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, तो आपके पास क्या बन जाता है, अमाइड लिंकेज बन जाती है। एक दफा दोबारा समझा दूं अगर आपको नहीं समझ आई तो। ओके, तो मैं यूज करती हूँ ब्लू मार्कर, या ओके। तो क्या बोला है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो ये OH और ये वाला H, ये NH नहीं है सिर्फ H है, ये H और ये वाला OH मिलकर निकाल देगा पानी, वाटर -H2O। ठीक है, अब जो लिंकेज जुड़ेगी वो कार्बोनाइल और NH के दरमियान जुड़ेगी, तो लिंकेज जुड़ गई कार्बोनाइल और NH के दरमियान। तो ऐसी लिंकेज जो कार्बोनाइल और NH के दरमियान होती है इसे अमाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है,
तो ये आपके पास इस तरह से क्या बनाया जा सकता है, नायलॉन 6 का कपड़ा बनाया जा सकता है। जैसे पॉलीमराइजेशन आपने पहले पढ़ी भी है, इस तरफ से भी बार बार कंटिन्यूसली अमाइन चेन जुड़ती जाएगी, अमाइड चेन बनती जाएगी, इस तरफ से भी बनती जाएगी, तो एक पूरा पॉलीमर बन जाएगा, एक कपड़ा बनना शुरू हो जाएगा। अब यूजेस क्या क्या है, नायलॉन 6 इज वेरी यूजफुल फाइबर। नायलॉन 6 आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फाइबर है इन द क्लोथिंग इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री में, एंड ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर द क्लाइंबिंग रोप्स। और क्या काम करता है ये, आपके पास रस्सियाँ बनाने के काम भी आता है। नायलॉन की रस्सी जो आपने देखी होगी, जिसपे आप मेजॉरिटी टाइम्स आपने देखा होगा कि गाय के गले में जो रस्सी डलती है वो भी नायलॉन की डाल सकते हैं, बल्कि नहीं गाय की उसमें नहीं डलती। ये आपके पास जैसे कपड़े सुखाने के लिए आप यूज़ करते हैं ना, ये वो वाली रस्सी होती है, नायलॉन की रस्सी होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इतना ऐसा तार होता है जो इतनी आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्लाइंबिंग रोप्स में इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये फाइबर वाला काम बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आई होप सो आपको दो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम डिफरेंट दो इंडस्ट्रीज और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।